नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भू संसाधन और भू उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे कि जो भू संसाधन होता है वो क्या होता है, किस हिसाब से जो जमीन है, भू यानी जमीन है, वो हमारे लिए एक संसाधन का काम करती है और उसी जमीन का किस तरीके से उपयोग किया जाता है भारत देश के अंदर, कहाँ कहाँ कितना जमीन यूज होता है, जैसे खेती में कहाँ कितना जमीन यूज होता है और जंगलों के लिए कितना जमीन हमारे लिए यूज हो, कितनी जमीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, इस तरीके की चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा आता है भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाओं की भूमि पर ही आधारित है। यानी जितनी भी चीजें बताई गई है वो सारी की सारी भूमि पर, यानी अगर आप कहीं पर, आपका घर कहीं पे बना है भूमि पे बना है, आपकी स्कूल कहीं पे बना है जमीन पे बना है, खेती कहीं से होती है जमीन से होती है, रोड कहाँ पे बना है जमीन पे बना है, एयरपोर्ट्स कहाँ पे बने जमीन पे बने हैं। तो ऐसे में जो भू है वो कितना ज्यादा यूज होता है हर जगह, मतलब जमीन की जरूरत, आसमान में तो नहीं बना पा रहे अभी हम लोग, तो अभी तो हम लोग जमीन की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि भू का उपयोग भी सही तरीके से हो, ठीक है, क्योंकि जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। भूमि एक महत्वपूर्ण तथा सीमित संसाधन है, वही बात कही गई कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा सीमित है। ये ऐसा नहीं है हमारे पास का दिन प्रतिदिन जमीन बढ़ती जा रही है। अगर 100% जमीन है तो 100% ही हमारे पास 10 साल भी 100% ही जमीन रहेगी। इसलिए इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए और इसीलिए जितनी भी जमीन हमारे पास है उस जमीन का उपयोग ना बहुत ही सावधानी से और योजना, पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहिए कि हाँ इतनी जमीन पर हम ये करेंगे, इतनी जमीन पर हम ये फसल वगैरह जो भी कुछ हमें करना हो उसका हम करेंगे। अगर हम देखें तो 43 मोटे मोटे तौर पे 43% हमारा जो मैदान है, यानी प्लेन एरिया, जैसे दिल्ली का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका, तो ऐसा मैदान इलाका होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। और 27% क्या है, पठार है, और 30% क्या है, पर्वत का है। यानी 43% मैदान, 27% पठार और 30% पर्वत है। इन तीन में इन्होंने बांट रखा है। देखिए पठार और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है। जो पर्वत होता है उसकी एक चोटी होती है, उसकी एक पीक होती है, पर जो पठार होता है उसकी पीक नहीं होती, इसकी कोई भी चोटी नहीं होती। तो ये ऐसे करके ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पर्वत का एक पीक मिलेगा लेकिन पठार का कोई भी पीक नहीं होती, उसकी कोई भी चोटी नहीं होती। तो पठार और पर्वत में ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखा जाए तो मैदान 43% है, ये कृषि उद्योग के लिए अच्छा है। जितना भी जो मैदान है 43% यहाँ पे कृषि की जा सकती है और उद्योग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही आपके बुक्स में लिखा है तो उतना ही, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप स्कूल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए, रोड्स वगैरह के लिए, सब चीज यहीं पे आ गया ना। आ गया पठार जो कि है 27%। यहाँ पर खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का संचित कोश है। तो जो पठार का जो इलाका है यहाँ पे आपको बहुत सारे खनिज मिलेंगे, जीवाश्म ईंधन मिलेंगे, वनों का संचित को, तो मतलब एक बहुत ही यहाँ पे संसाधनों से भरपूर आपको पठार में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे ढेर सारा संसाधन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्वत के अंदर कितना 30% है। यहाँ पे 12 मासी नदी, यानी पर्वतों से हमें नदियां मिलती हैं जो कि 12 के 12 महीने फ्लो होती रहती है। कभी पानी ज्यादा कभी कम होता है लेकिन फ्लो होती रहती है। पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतों पे घूमना बहुत लोगों का शौक है, उनको पर्वतों पे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे में वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटन विकास के लिए काम किया जा सकता है और वहाँ पे जो रह रहे लोग हैं इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये पर्वत का कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हो सकती है हमने थोड़ा पढ़ा। अब दूसरा टॉपिक है जो कि भू उपयोग के बारे में, जो कि 2014-15 के डेटा को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। बात करें अगर अभी की रिसेंटली की बात करें, अगर अभी करंट में, तो ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर 23 है तो हो सकता है 25 आपको मिल जाए। 1-2% का चेंज, किसी में 1-2% का कम होना, किसी में 1-2-3-4-5% का बढ़ जाना, इतना ही देखने को आपको मिलेगा। एकदम से 20 से 25%, जैसे 23 है, अब एकदम से 50% होना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इनमें अगर चेंज होगा तो 1-2% का ही होगा। अगर आपके बुक्स है तो अच्छी बात है, वरना ये भी कोई खराब डेटा नहीं है, ठीक है। वन हमारे पास जितने भी हैं उसमें 23.3% हमारा कवर करता है, यानी भारत देश के अंदर
मान लेते हैं यहाँ पे उन जमीन को ऑफ कोर्स मत जोड़िए जो कि विवादित इलाके हैं, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है, तो ऐसी जमीन को अलग किया गया है। उसको छोड़कर जो भी जमीन है उसका खाका यहाँ पे बताया गया है। तो वनों के लिए हमारे पास 23.3% जमीन, इतनी परसेंट जमीन पे हमारा वन है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि के लिए वो भूमि उपलब्ध नहीं हो, मतलब वहां पे खेती नहीं होती। ऐसे में दो पार्ट्स इसके बना देंगे, एक बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी ऐसे भूमि जहाँ पे खेती की ही नहीं जा सकती, बहुत ही मुश्किल है खेती करना, तो ऐसी जमीन 5.5% है। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, यानी ऐसी भूमि जो बिना कृषि, मतलब वहाँ पे खेती नहीं होती, कुछ और काम हो जाते, जैसे इमारतें बना दी गई, सड़कें बना दी गई, उद्योग बना दी गए, तो अब तो वहाँ पे खेती की नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे तो बिल्डिंग बन चुकी है, रोडें बन चुकी हैं। तो ऐसी हमारे पास कितनी जमीन है, हम कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, 8.7% हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी जो प्रति भूमि है उसके अतिरिक्त भी अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, यानी कृषि करने लायक भूमि नहीं है। पहला आता है प्रति भूमि जो खाली पड़ी रहती है, उसे प्रति भूमि कहते हैं। स्थायी चारागाहें तथा गोचर भूमि, यानी हमने कुछ जमीन को क्या के छोड़ रखा है कि चारागाहों को, जैसे चारा जानवरों के लिए, अनाज वगैरह ग्रो करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं उसको खाली छोड़ रखा है कि मतलब कुछ भी हम वहां पे नहीं ग्रो करते, बस घास फूस उगती है, वो जानवर अपने आप वो घास फूस भी ग्रो हो जाती है और जानवर आते हैं उसको खाकर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थायी चारागाहें तथा गोचर भूमि भी इसे कहा जाता है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि लास्ट में पता चलेगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता और इसके लिए 1% की जमीन हमारी, जैसे जहाँ पे वृक्ष के फसल रख रखे, अलग अलग जो पेड़ पौधे लग रखे हैं, जैसे आप रोड पे जाते होगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं ना, तो वो इतना वहाँ की जमीन के बारे में ये बात की जा रही है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती ना की, यानी कृषि योग्य है, यानी वहाँ पे उस जमीन पे खेती की जा सकती है पर वो बंजर पड़ी, यानी वहाँ पे खेती नहीं की जा रही है और 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई और लगभग 4% की जमीन है जो जिस जमीन पे मान लेते हैं जमीन इस पे खेती की जा सकती है, पर 5 साल हो गए अभी कोई खेती उस पे कर ही नहीं रहा, ऐसी खाली वो पड़ी हुई है, तो उतनी 4% है। तो मेरा मानना है कि इसको यूज करना चाहिए क्योंकि यूजफुल है ये ना, तो ऐसे में कुछ ना कुछ करके प्लान व्लान करके यूज करना चाहिए इसको। अगला आता है प्रतिभूमि, इसमें 2 है। वर्तमान प्रति, जहां 1 वर्ष से या उससे कम समय में खेती ना की हुई, ये 4.9%, यानी 1 साल हो गया, यानी 12 महीने हो गए, 12 महीने में खेती उसमें ज्यादा एक बार की गई हो, एक कृषि वर्ष मतलब एक बार खेती की गई हो, एक सीजन क्रॉप या तो ठंडी में ग्रो किया गया हो या गर्मी में ग्रो किया गया हो, ठीक है, या फिर उससे भी कम समय में खेती नहीं की गई, तो उसे हम वर्तमान प्रति कहते हैं। मतलब एक सीजन जैसे ठंडी का हुआ तो फार्मर्स ने खेती नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया, तो उसे हम वर्तमान प्रति में कंसिडर कर लेते हैं। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त ये कितना है, 3.6 है। अन्य प्रति भूमि है पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 वर्ष के बीच खेती न की हुई, यानी यहाँ पर 1 से नीचे रहेगा तो वर्तमान प्रति, 1 से 5 साल के बीच में रहेगा तो वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि से अन्य प्रति भूमि कहा जाता है, फिर पुरातन प्रति कहा जाता है। और जो 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और वहां पे खेती ना की गई उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है, जो कि हमने पिछले ही पढ़ा अभी। अब यहाँ पे आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जो कि 45.5%, यानी जहां पर कृषि वगैरह की होती है, जहां पे फार्मिंग वगैरह की जाती है। 1 वर्ष कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, यानी 1 साल के अंदर कह सकते हैं 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र होता है, उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी आपके पास जमीन है, उस जमीन के अंदर दो सीजन में खेती की गई है, पहले राबी क्रॉप ग्रो कर लिया गया, फिर खरीफ क्रॉप किया गया, तो उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो टर्म समझाया गया कि जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाया जाता है। मान लेते हैं ये पर्सन है और ये पर्सन, ये इसका नाम ए है, इसके पास बी है, ये दोनों फार्मर है। ये फार्मर क्या करता है, गर्मी का सीजन है, इसने भी क्रॉप ग्रो किया, इसने भी क्रॉप किया गया,
तो दोनों को हम शुद्ध निवल कहेंगे, क्योंकि दोनों ने एक वंस इन ईयर यानी साल भर में अभी इन्होंने एक बार ग्रो कर लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं 2021 का मान लेते हैं, 2020 की बात थी, अब 2000 मान लेते हैं 21 में। इन्होंने गर्मियों में भी ग्रो किया दोनों ने, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस पर्सन ने गर्मी में नहीं, गर्मी में तो ग्रो कर लिया, इसने भी गर्मी में ग्रो किया, लेकिन अब इसने जो दूसरा सीजन आया ठंडी का, तो इसने क्रॉप ग्रो नहीं किया पर इसने क्रॉप ग्रो कर लिया। तो इस जमीन को हम सकल कृषि क्षेत्र कहेंगे, यानी एक साल में एक से ज्यादा बार इसने खेती कर ली। कितनी बार? एक बार और 2 बार इसने खेती कर ली है। लेकिन शुद्ध निवल उसे कहा जाता है जिसमें उस जमीन पर एक सीजन में ही क्रॉप उगाई गई, यानी एक बार ही क्रॉप ग्रो की गई है, उसके बाद उसे ऐसे ही पूरा समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको शुद्ध निवल और सकल कृषि क्षेत्र के बीच में डिफरेंस जो होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे ये बात देखो, यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है, लेकिन इन्होंने थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बात छोड़ दो, आप इस पे ध्यान रखो, शुद्ध निवल और सकल कृषि क्षेत्र पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।